स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का विनर एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी से रहेगा और ज्योग्राफी से आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं जो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी देश की या किसी भी स्थान की जलवायु का पता करते हैं और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी स्थान या किसी भी देश की समय और स्थिति का पता करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं रहेगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, यानी जो हमारा ग्लोब या अर्थ है उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस प्रकार की लाइंस हैं। तो आप बताएंगे इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के जो मध्य से गुजरती है, पृथ्वी के जो दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसको क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी को दो बराबर पार्ट में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में जो रेखा बांट रही है उसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या कर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी इक्वेटर है एक प्रकार की। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, इक्वेटर जो शब्द बना है वो दो शब्द, वो इक्वल शब्द से बना हुआ है और इक्वल का जो अर्थ होता है या मतलब होता है वो होता है दो चीजों को बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो उसी प्रकार से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला हो गया वो हो गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कुछ और नाम भी देते हैं, इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हो। जो इक्वेटर लाइन है इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हो। इसका एक और नाम है, इसको आप विषुवत रेखा भी कहते हो। कौन सी रेखा, तो विषुवत रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विषुवत रेखा का मान कितना होता है या भूमध्य रेखा का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कह रहे हैं हम, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कह रहे हैं। अब जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये पृथ्वी के समानांतर यानी पृथ्वी के इक्वल इस प्रकार से खींची गई रेखाएं हैं। तो किस जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जा रही है उनको हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पे जो पश्चिम से पूरब की ओर समानांतर रेखाएं हैं उसको हम कह रहे हैं अक्षांश रेखाएं। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उस पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं इनका अध्ययन करेंगे हम अभी। तो आपको पता होगा कि जो सबसे जो पृथ्वी है इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल, यानी इस पॉइंट को कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव क्या कहा जाता है और ये उत्तर दिशा में इसलिए हम इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये उत्तरी ध्रुव है ना इसका मान है 90 डिग्री नॉर्थ और जो दक्षिण में है इसका मान है 90 डिग्री साउथ। तो इस प्रकार से हमने 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ये क्या हो गई हमारी अक्षांश रेखाओं की क्या हो गई, एक प्रकार से स्थिति हो गई। अब अक्षांश रेखाएं ये कितनी है, 0 डिग्री है। इसके बाद खींची जाएगी 1 डिग्री वाली लाइंस, इसके बाद खींची जाएगी 2 डिग्री वाली लाइंस। तो इस प्रकार से ये रेखाएं 89 तक आती रहेंगी। कितने तक, 89 तक ऊपर और 89 तक नीचे। तो लेकिन जो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हैं वो कौन कौन सी है उनको समझते हैं हम पहले। तो आपको पता होगा एक 23.5 डिग्री नॉर्थ एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। और आपको पता होगा कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, विश्व के 17 देशों से गुजरती है, लेकिन वो समझेंगे अभी। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो कर्क रेखा का मान है वो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री पर एक और रेखा है, इस प्रकार से कितनी, 66.5 डिग्री पर, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त का मान कितना है, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है इसको, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त का मान कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ,
नॉर्थ जरूर लगाना है, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो इनको क्या कहेंगे हम, उत्तरी रेखाएं कहेंगे ना, उत्तर में है जो। इसी प्रकार से जो ये विषुवत रेखा है, इसके दक्षिण में भी इसी प्रकार से कुछ रेखाएं हैं। और जो 23.5 डिग्री साउथ की रेखा है, जो 23.5 डिग्री साउथ, कौन सी 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा, इसको कहा जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा, तो आप बताएंगे, इसको कहा जाता है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी है, 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा, साउथ वाली। और नॉर्थ वाली कौन सी थी 23.5 डिग्री, वो थी कर्क रेखा। और साउथ वाली कौन सी है, मकर रेखा। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री जो साउथ की रेखा है, उसको कहा जाता है अंटार्कटिका सर्कल। कौन सा, अंटार्कटिक सर्कल। तो अंटार्कटिक सर्कल कौन सा हुआ हमारा, तो अंटार्कटिक सर्कल हुआ आपका 46.5 डिग्री साउथ की रेखा को, इसको क्या कहते हैं आप, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की जो मुख्य रेखाएं हैं वो ये होती हैं। सबसे पहले कौन सी देखी हमने, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको आप कह रहे थे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। उसके ठीक हमने नॉर्थ में एक रेखा देखी जिसका नाम था कर्क रेखा, जिसका मान कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक देखा हमने आर्कटिक वृत्त, जिसका मान कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से हमने दक्षिण में देखा 23.5 डिग्री साउथ की रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद हमने इसके साउथ में देखा 66.5 डिग्री साउथ रेखा को, उसको को कहलाता है अंटार्कटिक वृत्त, यानी अंटार्कटिक सर्कल। तो इस प्रकार से ये रेखाएं थी। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि यहाँ ऊपर तक कितने जा रहे हैं हम 90, और नीचे तक कितने आ रहे हैं 90। तो 90 और 90 कितना हो गया 180, और एक है 0 डिग्री वाली, तो कितना हो गया 181। लेकिन 181 181 अक्षांश रेखाएं नहीं है, क्योंकि रेखा किसको कहते हैं हम, जब दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो जो 90 डिग्री वाले ध्रुव हैं, ये रेखा थोड़ी नहीं है, ये तो ध्रुव है, ये तो सिर्फ एक बिंदु है, एक पॉइंट है। ये क्या है, एक ध्रुव है, पोल है। तो अगर हम इन दोनों को घटा दें तो हमारे पास अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा है कितनी संख्या में, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा कितनी है 179। 181 क्यों नहीं है, क्योंकि एक ध्रुव ये माइनस किया हमने और एक वाला ये किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश कितने हैं, अक्षांश अलग है और अक्षांश रेखाएं अलग है। अगर आपसे पूछा जाती है अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो अक्षांश तो 181 है, 181 है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वो रेखा नहीं है, वो एक पोल है, यानी बिंदु के रूप में है। और रेखा का निर्माण कब होता है, जब दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, रेखा का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे रेखा थोड़ी नहीं है, ये तो अक्षांश है, सिर्फ ध्रुव एक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 181। अगर आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 है। ये समझ आ गया होगा आपको कि अक्षांश कितने हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी है, क्योंकि इनको हम अक्षांश रेखाओं में नहीं गिनते हैं। जो उत्तरी 90 डिग्री नॉर्थ है और जो 90 डिग्री साउथ है, ये अक्षांश रेखा नहीं है। इतना समझने के बाद अब जो आगे समझते हैं हम, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री थी और यहाँ पे आ गया 1 डिग्री, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ये पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी, 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अब आता है कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है, इन अक्षांश रेखाओं से क्या पता चलता है हमें। तो आपको पता होगा अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी देश की जलवायु का पता करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी देश की जलवायु का पता करते हैं कि उस देश की या उस स्थान की जलवायु कैसे है। ये ज्ञान कैसा होता है हमें, ये ज्ञान होता है हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। तो ये कौन सी रेखा थी, ये थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा थी, ये थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको आप कह रहे थे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको एक नदी है जो 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे जो कांगो नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, कांगो नदी विषुवत रेखा को या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी कहां पे बहती है, तो आप बताएंगे अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो विषुवत रेखा है उसकी अफ्रीका महाद्वीप की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है।
इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सी रेखा थी, 23.5 डिग्री वाली रेखा, तो इसको नाम दिया था हमने कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो ये कर्क रेखा, इसको भी एक नदी भारत में 2 बार काटती है। इसको कहां पे काटती है, भारत में। और भारत में जो इस रेखा को काट रही है नदी, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी, तो आप बताएंगे माही नदी। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है, माही नदी। और विषुवत रेखा को कौन सी काट रही थी, कांगो नदी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक रेखा थी जिस रेखा का नाम था मकर रेखा। कौन सी रेखा, तो आप बताएंगे मकर रेखा। मकर रेखा को जो नदी 2 बार काटती है ऐसे, उस नदी का नाम है लिम्पो नदी, लिम्पोपो नदी। कौन सी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। ये नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की है। जो कांगो नदी है, जो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा को काट रही थी, उसका नाम था कांगो नदी। वो कहां पे फ्लो हो रही थी, तो आप बताएंगे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो हो रही थी। इसी प्रकार से जो आपकी लिम्पो नदी है, वो इस मकर रेखा को, मकर रेखा का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काट रही है। कहां पे काट रही है, तो आप बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर काट रही है। तो ये तो आ गया हमारे पास की जो रेखाओं को नदियां काट रही थी। अब जो ये अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखाएं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है आपकी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जब सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत ऐसी पड़ती हैं, जब लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। और ये दिन और रात बराबर होने की जो घटना है, इस घटना को हम नाम देते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव। विषुव किसे कहा जाता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दिन और रात बराबर होती है, इस घटना को हम नाम देते हैं विषुव। क्या देते हैं, विषुव नाम देते हैं। तो इस प्रकार से हमें अक्षांश रेखाओं से हमें ये जानकारी ध्यान रखनी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ और अंटार्कटिक वृत्त क्या है, आर्कटिक वृत्त क्या है, विषुवत रेखा क्या है। अब जो समझो, जो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं, जो ये 3 रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, 3 रेखाएं, कौन कौन सी, एक है ये भूमध्य रेखा, यानी इसको आप विषुवत रेखा भी कह रहे थे। जो ये विषुवत रेखा है, और ये जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा, आप बताएंगे कर्क रेखा। और जो ये मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, तो उसके लिए आपको एक महाद्वीप का नाम याद रखना है कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप से द्वीप है, वहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा भी और कर्क रेखा भी। ये तीनों कहां से गुजरती है, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और कर्क रेखा के संदर्भ में आपको थोड़ा ज्यादा बातें याद रखनी होंगी, क्योंकि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, भारत से गुजर रही है। और भारत और विश्व के कितने देशों से गुजर रही है, तो आप बताएंगे विश्व के 17 देशों से गुजर रही है। कितने देशों से, 17 देशों से गुजर रही है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हालांकि हम इसको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस किस राज्य से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है, ये विश्व के 17 देशों से और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे कुछ एशिया देश कौन कौन से हैं, एशिया के देश कौन से हो गए, एक तो भारत हो गया आपका, और एक म्यांमार हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका। इस प्रकार से कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से गुजरती है। अब इसके बाद जो एक अक्षांश रेखाएं हैं, इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं हम, इनके माध्यम से हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी स्थान या किसी भी देश की क्या करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। क्यों है, क्योंकि जो 2 ध्रुव हैं उनको अक्षांश रेखा नहीं है, वो ध्रुव हैं। अगर आपसे पूछे अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश मैंने आपको बताए थे 181 है। कितने हैं, 181 है। और अक्षांश रेखा कितनी है, लाइन कितनी है, तो लाइन 179 है। अब इसके बाद आती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर लाइंस वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो देशांतर रेखाएं वो भी कैसी हैं, वो भी इमेजिनरी लाइन है। वो भी किस प्रकार की लाइन है, वो भी इमेजिनरी लाइन है। देशांतर रेखाएं भी किस प्रकार की लाइन है, इमेजरी लाइन है। इमेजरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं।
जो देशांतर रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 से 80 तक यहाँ पे हो गई, 180 इधर हो गई और 180 इधर हो गई, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360 होती है। किसकी संख्या? देशांतर रेखाओं की संख्या। अब जो देशांतर रेखाएं है ना, ये एक ही बिंदु से निकलती है और एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हुआ करती थी वो समानांतर हुआ करती थी एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है कि जो अक्षांश रेखाएं थी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती थी, क्योंकि इक्वल थी एक दूसरे के, पृथ्वी के इक्वल थी, तो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं आपकी वो एक ही बिंदु से निकल रही है, माना यहां से, और एक ही बिंदु पर इस प्रकार से यहां पर मिल जा रही है, इस वाले बिंदु पर मिल रही है, साउथ वाले बिंदु पर, माना यहाँ नॉर्थ वाले पोल से निकल रही हैं और इस साउथ पोल पे क्या हो रही है? मिल रही हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। एक्चुअल में जो ये रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती है, इस टाइप से। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती है रेखाएं, वो चाहे अक्षांश रेखाएं हो चाहे आपकी देशांतर रेखाएं हो, इस प्रकार से। तो जो देशांतर रेखाएं होती है वो एक ही बिंदु से निकल रही है और एक ही बिंदु पर मिल रही है। क्या हो रही है? एक ही बिंदु पर मिल रही है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो भूमध्य रेखा है, जो हमने अभी पढ़ी, भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी थी? हर जगह पर समान थी, 111 किलोमीटर हुआ करती थी, 111 किलोमीटर। लेकिन जो अभी देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो भूमध्य रेखा पर दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों पर इनकी दूरी हो जाती है जो, वो हो जाती है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रही है और एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इनकी दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होती है, तो आप बताओगे भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। जैसे जैसे रेखाएं आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनकी दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ये रेखाएं ध्रुव पर पहुंचेंगी तो ध्रुव पर इन रेखाओं की दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? तो आप बताएंगे 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवों पर कितनी है? 0 है। और देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। 360 क्या है हमारे पास? देशांतर रेखाओं की संख्या है। अब ये दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है गोरे। ये भी पूछी जाती है आपसे एग्जाम के अंदर कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना गोरे कहलाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाओं की दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होती है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहां पर होती है? तो आप बताएंगे ध्रुवों पर होती है। अब जो देशांतर रेखाएं है ना, इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं हम? देशांतर रेखा के माध्यम से हम किसी भी देश के क्या करते हैं? समय की गणना करते हैं। क्या करते हैं? समय की गणना करते हैं। किन रेखाओं के माध्यम से? तो आप बताएंगे देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है जिसको आप ग्रीनविच रेखा भी कहते हो, जो कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, उसके बारे में समझो। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको आप ग्रीनविच रेखा भी कह रहे हो। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय, जो पूरे वर्ल्ड का टाइम निकाला जाता है वो इस रेखा के आधार पर निकाला जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। जो ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है इसके जो पूर्व की ओर है, अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय रेखा के तो क्या होगा? समय बढ़ेगा। क्या होगा? समय बढ़ेगा। अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम की ओर क्या होगा? समय घटेगा। घटेगा। घटेगा किधर साइड? पश्चिम की ओर। और बढ़ेगा किधर की साइड? पूर्व की ओर। तो इसको कैसे समझ सकते हैं आप समझ सकते हो कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? मोस्टली 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है।
तो 5.5 घंटे आगे का मतलब, तो भारत की स्थिति क्या है, पूर्व की ओर है। यही तो पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, उत्तर पूर्व है। उत्तर किस आधार पर कहा हमने, अक्षांश रेखाओं के आधार पर, और पूर्व किस आधार पर कह रहे हैं हम, तो इस देशांतर रेखाओं के आधार पर। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब इस रेखा के हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है। तो भारत का समय कैसा है, लंदन के समय से, भारत का समय है जो वो लंदन के समय से कितना है, 5.5 घंटे आगे। तो भारत किस दिशा में, पूरब दिशा में ना। तो इसलिए हम भारत की स्थिति क्या पढ़ते हैं कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पे, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस आधार पर पढ़ते हैं कि भारत किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। किस रेखा के आधार पर, इन देशांतर रेखाओं के आधार पर। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो आप बताएंगे ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जो लंदन में है। कहां से, ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसी प्रकार से भारत की भी एक अपनी मानक समय रेखा है। भारत की क्या है, एक अपनी मानक समय रेखा है, जिसको कहते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत की क्या है, ये भारत की क्या है, समय रेखा है। कौन सी रेखा है, तो आप बताएंगे समय रेखा है। तो भारत की समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये रेखा इलाहाबाद में एक स्थान है, इलाहाबाद में एक स्थान है जहां का नाम है नैनी से गुजरती है, और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य हो गए, जैसे आपका यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से 5 राज्यों से गुजरती है, जो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, भारत की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम समझते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके आधार पर क्या करते हैं हम, भारत का समय देखते हैं, जो कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो इस प्रकार से आपने समझा आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। अक्षांश रेखाएं वो है दोनों प्रकार की रेखाएं, कैसे, काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखा के माध्यम से हम किसी भी देश का क्या करते हैं, क्लाइमेट मतलब जलवायु का पता लगाते हैं, और देशांतर रेखा के माध्यम से हम किसी स्थान या किसी देश का क्या करते हैं, टाइम का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।